मेरे जेठ जी मेरे पति से नफरत करते थे, इसलिए जायदाद के लालच में पति को छोड़कर जेठ जी के साथ रात गुजारने चली गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जेठ जी के साथ साथ वहां तो चार मर्द। मैंने लाल रंग की खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी और आखिरी नज़र खुद को शीशे में देखा तो होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी कर रहे थे। मुझे विश्वास था कि कोई भी मर्द मुझे ऐसे देखकर खुद ब खुद मेरा दीवाना हो सकता है। तो फिर मेरे जेठ जी, जो 45 की उम्र में थे, काफ़ी समय में से अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो क्यों ना मेरे काबू में आते। एक औरत के लिए किसी मर्द को बहकाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और फिर एक ऐसा मर्द जिसकी पत्नी को दुनिया से गए काफ़ी समय हो चुका था, उसके जज्बात को जगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने आप को तैयार किया था। मैं वह चिंगारी थी जो किसी भी मर्द के दिल में जज्बात की आग लगा सकती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज की रात मैं अपना मकसद हासिल कर लूँगी और अपने जेठ जी को अपना दीवाना बना कर रहूँगी। एक बार वो मेरे हुस्न के जाल में फंसा, यह सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी झोली में आ जाएगी। फिर मैं इस घर पर राज करूंगी। मैं एक तारीफ की नज़र अपने ऊपर डालते हुए जूस का गिलास उठाया और एक नशे की गोली निकालकर उसमें मिला दी। मैंने सोच लिया था, अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आया तो नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस तरह देखकर मेरे जेठ जी का क्या हाल होगा। मुझे यकीन था कि वो खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेगा। यह सब कुछ मैं जायदाद के लिए कर रही थी। वह जायदाद जिसकी खातिर मैंने उसके भाई से शादी करने की गलती की थी। पैसा वह चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी इसी पैसे के पीछे पागल थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा थी और अब मैं किसी भी सूरत उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने जेठ जी के साथ ही क्यों ना सोना पड़ता, मैं अपने जेठ जी की पीठ पर खच्चर घोंपने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देती। वह सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं चाहती थी। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे विश्वास था इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे जेठ जी के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 10 बजते ही अपने अपने क्वार्टर चले जाते थे। जूस का गिलास हाथों में लिए छोटे छोटे कदम उठाती मैं अपने जेठ जी के कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। हाथ लगाते ही दरवाज़ा खुलता चला गया था। मुझे लग रहा था कि किस्मत की देवी आज पूरी तरह मुझ पर मेहरबान है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि मेरे जेठ जी के साथ साथ वहाँ मेरा नाम चांदनी है। मैं बहुत गरीब थी। गरीबी से मुझे चिढ़ था। मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करूं। बड़ा सा बंगला, करोड़ों की जायदाद, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, क्या कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था मेरे जेठ जी के था। और यही एक बात मेरे दिल को चीर कर काफ़ी काफ़ी था। इस गलतफहमी में मैं अमन से शादी कर ली थी कि वह एक करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था और अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। काश की शादी से पहले मुझे पता होता यह सब कुछ मेरे जेठ जी के नाम पर है और मेरे जेठ जी मेरे पति से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं, तो मैं अमन की बजाय इसके बड़े भाई से ही रचा लेती। मैं, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता था। वो किसी भी सूरत मुझे छोड़ने वाला नहीं था और उससे तलाक लेकर भी मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। शादी के अगले दिन ही जिस तरह डाइनिंग टेबल पर मेरे जेठ जी ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने बातें सुनाई थी, मुझे अंदाजा हो गया था इस घर में मेरे पति की क्या हैसियत है। मेरे जेठ जी ने तो नौकरों की मौजूदगी का भी कोई एहसास नहीं किया था और मेरे पति पर सर झुकाकर खड़ा सुन रहा था। उस समय मेरे दिल में यह बात घर कर गई थी कि जब इस घर में मेरे पति ही की कोई हैसियत नहीं, तो भला इस घर में मेरी क्या हैसियत होगी, मेरे क्या सम्मान होगा। लेकिन मेरे जेठ जी मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखते थे, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने सोचा कि मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पति और जेठ जी के बीच क्या समस्या है। क्यों जेठ जी अपने भाई से इतनी नफरत करते हैं। आखिर किसी तरह वहाँ मामला सुलझ जाता तो आधी जायदाद खुद ब खुद मेरे पति के नाम आ जाता, क्योंकि वह सिर्फ 2 भाई ही थे और आगे पीछे कोई ना था। मैंने उन दोनों के बीच की नफरत की वजह जानने के लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी।
कभी मैं घर के नौकरों से सवाल जवाब करती तो कभी अपने पति को कुरेदने की कोशिश करती, लेकिन नौकरों को कुछ भी मालूम नहीं था। सब यही बात करते कि बड़े साहब गुस्से के तेज हैं और वो छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। और जब पति से इस बारे में बात करती तो मेरा पति अपने भाई के बारे में एक शब्द सुनना भी पसंद नहीं करता था। जब भी मैं अपने जेठ जी की चर्चा करती तो मेरा पति गुस्से से बाहर निकल जाता और मैं नाउम्मीद रह जाती। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरे अंदर गुस्सा भरे जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसने लगी थी, लेकिन मेरा पति अपने ही बाप के कारोबार में मामूली सा वर्कर था और उसके पास मुझ पर लुटाने के लिए पैसा नहीं था। और दूसरी तरफ जेठ जी के पास बैंक बैलेंस भरी पड़ी थी। मेरे पति को बस महीने का खर्च मिलती थी, जो वह महीने में ही खर्च हो जाता था। अपने पति से जब भी किसी चीज़ की जिद करती तो मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता कि वह चीज़ उसकी तनख्वाह में अभी नहीं हो सकती है। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी होती थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कहने को तो मैं महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही घर के नौकर मेरी कोई बात मानते थे। अगर घर में किसी का सिक्का चलता था तो वो मेरे जेठ जी के थे। खाना तक उन्हीं की मर्जी से बनता था और वही सब कुछ हम सबको खाना पड़ता था, जो जेठ जी के हुक्म दिया करते थे। वह हुक्म पत्थर की लकीर हुआ करता था। इस बात को लेकर कभी मैं अपने पति से झगड़ा करती तो वो कहता कि अगर तुम यहाँ गुजारा नहीं कर सकती तो हम किराए के घर में चलते हैं। यह बात सुनकर तो मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता और मैं साफ मना कर देती और फिर खामोश होकर बैठ जाती। कम से कम रहने के लिए यह आलीशान घर तो मिला हुआ था और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती तो मेरी नाक कट जाती। कुछ ही महीनों में मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर मैं पूरी तरह से जायदाद का मजा उठाना चाहती हूँ तो मुझे अपने जेठ जी का दिल जीतना होगा। मेरे पति को यह बात पसंद आए या ना आए, मेरी नज़र में अब मेरे पति की कोई अहमियत और मोहब्बत नहीं रही थी, जबकि मेरा पति मुझे पहले से भी ज़्यादा जान छिड़कने लगा था। उसके जज्बात में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। वो हर वक्त मेरी मोहब्बत के किस्से पढ़ते रहता, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसके लिए नरम नहीं होता था। मेरा मानना था कि खाली खोखली मोहब्बत किसी काम की नहीं होती। यह सिर्फ किताबों और कहानियों में ही अच्छी लगती है। यह दुनिया है और दुनिया पैसे के गुलाम है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाएं, और यही सोचकर मैंने पीयूष से शादी कर ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे जाएगी। दरअसल शादी से पहले मैं अपने जेठ जी की कंपनी में ही नौकरी करती थी और मेरे पति भी वहीं पर काम करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह यहाँ पर सिर्फ एक नौकर की हैसियत से काम करता है। मैं तो यह समझती थी कि वह मालिक के भाई हैं और इसलिए कारोबार में कामों पर नज़र रखते हैं। मैंने अपने अंदाज़ों से ही पीयूष को फंसाया था और यह सोचकर शादी रचाई थी कि यह शादी मेरी किस्मत बदल देगी। लेकिन यह भेद तो मुझ पर शादी के बाद खुला था कि वह बस मामूली सा नौकरी कर रहा था और कारोबार से, कंपनी से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। ना ही उसके हिस्से में किसी भी तरह की कोई जायदाद थी। अगर मुझे पता होता पीयूष के बड़े भाई की बीवी मर चुकी है और सारी जायदाद उसके नाम। खैर, हम जिस कमरे में रहते थे वह इस महल का स्टोर रूम कहलाने के लायक था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें ना ही ज़्यादा सामान था, ना ही कोई एसी लगा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे मेरे जेठ जी ने तरस खाकर मेरे पति को यह जगह दे दी है। काश कि मुझे शादी से पहले मेरे पति की औकात का पता चल जाता, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैंने कभी पीयूष से उसके पर्सनल मामलों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी और ना ही यह पूछा था कि यह सब किसके नाम है। मैं तो यही समझती थी कि पीयूष मालिक का छोटा भाई है, इसलिए आज नहीं तो कल जायदाद और कंपनी आधी पीयूष का हो जाएगा। लेकिन यह बात तो मेरे सामने बाद में खुली कि उसके भाई उससे नफरत करते हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी यह जब ना जान सकी कि मेरे पति और जेठ जी के बीच में क्या समस्या है, तो फिर मैंने अपने जेठ जी का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी और उनकी सेवा करना शुरू कर दी। कभी उन्हें चाय बनाकर देती, कभी जूस देती, तो कभी नए नए तरीके खाने बनाकर पेश करती और जेठ जी के सामने ऐसे ऐसे कपड़े पहनती कि मेरा आधा शरीर दिखाई देता था। लेकिन उन पर मेरी अदाओं और खूबसूरती का कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे ख्यालों के बिल्कुल खिलाफ था। मेरे पति काम से वापस लौटा तो सीधा अपने भाई के कमरे में चला गया। आज तक मैंने कभी अपने पति को अपने भाई के कमरे में जाते नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों के झगड़े की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। वह दोनों बुरी तरह झगड़ रहे थे।
पहले मैंने सोचा जाकर पति को रोकती हूँ कि वह झगड़ा ना करे, इस तरह वह हमें घर से भी निकाल देते। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर उन दोनों के झगड़े में कोई ऐसी बातचीत हो गई और मैं भी अपने जेठ जी के दिल से उतर गई तो क्या होगा। मैं अपनी पोजीशन अपने जेठ जी की नज़रों में ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बीच में जाना सही नहीं समझा। दोनों भाई खुद ही लड़ झगड़ कर खामोश हो जाएंगे, यही सोचकर मैं चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति गुस्से की हालत में कमरे में आया और कहने लगा, अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं किराए का घर का इंतजाम करता हूँ, हम अभी इसी वक्त यह घर छोड़ रहे हैं। यह सुनना था मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे पति के सर पर गुस्सा सवार था। वह कहने लगा, अभी मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगा। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े से बंगले से निकल आया। मेरा दिल तो पूरी तरह बेचैन हो गया था। मैं अपने जेठ जी का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी सूरत इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे एक छोटे से घर में लेकर शांत हो गया और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी पति के फैसले वो भी ख़त्म हो गई और अब तो ज़िंदगी वापस वहीं आ गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े घर पहुँची थी और अब फिर वापस इसी छोटे घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू होने लगे थे। मैं अक्सर उसे कहती कि आपने गलत फैसला किया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपने अपने भाई से इस तरह झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता और गुस्से वाली नज़रों से मुझे देखने लगता। कभी कभी तो मुझे उसकी खामोशी बहुत ही रहस्यमयी लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि वह एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा है। वह चाहता है कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। जब वो वापस आए तो मुझे वहाँ से ले लेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति से कह दिया कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाई से किसी भी तरह का कोई संबंध मत रखना। अगर वो यहाँ आए तब भी उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मुझे हद से ज़्यादा नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो अच्छा मौका है जब मैं तन्हाई का फ़ायदा उठाकर अपने जेठ जी को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वह एक मर्द है और कब तक मेरे ऊपर से नज़र चुरा सकते हैं। मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में तो मैं उनके बंगले पर जा सकती थी और यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा पति पूछने लगा, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो। मैंने मुस्कुराकर पति से कहा, बस सोच रही हूँ कि इस बार वापस आएंगे तो आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। यह सुनकर वो खुश हो गया और मेरे गले लगकर कहने लगा, अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते में लौट आऊँगा। और फिर अपना सामान उठाकर घर से चला गया। उसके जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया। अब इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता था। मेरे पति ने मुझे एक हसरत भरी जिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। यह शादी अब मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मुझे अपने पति से कभी भी मोहब्बत नहीं थी। अब मुझे एक बार फिर अपने जेठ जी के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमाना था। शाम के समय मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपने जेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे देखकर वो हैरान हुए। मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता मुझे अपने पास रख लें। पहले तो मेरे जेठ जी हैरत से मुझे देखने लगे और फिर उन्होंने नौकर से कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया। मुझे लगा कि मुझे इतनी आसानी से दोबारा से जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे जेठ जी ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। अब मुझे रात का इंतज़ार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 2 बजे ही मैं खूब तैयार होकर अपने जेठ जी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई थी। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिसमें मैंने नशे की गोली भी डाली थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे जेठ जी खुद मेरे पीछे दीवाने नहीं होंगे तो मैं उन्हें यह जूस पिला दूंगी और नशे के बाद वो अपने होश ही खो बैठेंगे और मैं उनकी ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी जिससे उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करती रहूँगी। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरा यह सारा प्लान एक झटके में ही नाकाम हो जाएगा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे में मेरे जेठ जी अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ साथ मेरा पति भी मौजूद था और वो दोनों बड़े आराम से बैठे बातें कर रहे थे। दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी मेरा पति मुझे फटी की फटी आंखों से देख रहा था
और जेठ जी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। पीयूष की आंखों में अविश्वास था, जैसे ही उसे मेरी यह हालत देखकर अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। मेरे जेठ जी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, चांदनी अंदर आओ। दरवाजे पर ही क्यों रुक गई हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले मैं अपने हुस्न और अपनी जवानी पर इतरा रही थी, और अब अपने पति को सामने पाकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह खुद को कहीं छुपा लूं। ऐसा लग रहा था जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा पति धीरे धीरे कदम उठाता मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, यह सब क्या है? मेरी जबान को ताला लग गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पति ने झनाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर फसारा में फर्श पर जाकर गिरी थी। मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। वो मुझे तलाक कैसे दे सकता है? वह तो मेरी मोहब्बत में दीवाना था। पीयूष की आंखों में आंसू थे। वह अपने जज्बात को अपने गले के नीचे उतार रहा था और रोते हुए शब्दों में कहने लगा, मेरे भाई ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सच्चाई समझा दी थी और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसे की खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैं अपने भाई की बात ना मान, और मैंने भाई से यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसे की दीवानी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे पैसे से नहीं। तुम्हें कोई मतलब नहीं। भाई ने मुझसे कहा था कि तुम आजमा कर देख लो, जो मैंने कहा वही सच साबित होगा। यह लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसे सिर्फ पैसे की लालच है। मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाने की बात पर हामी भर ली थी। भाई मुझसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए भाई ने मुझे नौकर बना दिया था और खुद मालिक बन गए थे और मुझसे नफरत का इजहार करने लगे थे, ताकि तुम्हें इस बात का विश्वास हो सके कि मेरे पास कोई डॉलर जायदाद नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। भाई को विश्वास था कि वह सच साबित होंगे, इसलिए उन्होंने तलाक के पेपर पहले ही बनवा रखे थे। मेरी ज़िंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझे पहले जैसे ही मोहब्बत करोगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन मैंने फिर भी अपनी मोहब्बत में कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी छोटी बात पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं जान गया था कि भाई की बात सच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए भाई से लड़ता रहा। और फिर जब एक दिन भाई ने मुझे बताया कि तुम उनके सामने बेहुदा कपड़ों में आती हो, तो मुझे विश्वास नहीं आया था। भाई ने यह सब मुझे फ़ोन पर कही थी, इसलिए मैं ऑफिस से आते ही भाई के कमरे में आ गया और भाई से झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम पर इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं। लेकिन भाई ने कहा कि वो सच कर रहे हैं। फिर भी मैंने अपने भाई से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया और तुम्हें यहाँ से लेकर अलग हो गया। भाई बार बार मुझे फ़ोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरोसा ना कर सका। भाई ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो और देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करेगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने ऐसा ही किया और दूसरे शहर जाने के नाम पर भाई के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत जीत जाएगी और भाई का शक हार जाएगा, लेकिन भाई की बात सच साबित हो गई। मेरे मना करने के बावजूद अपना सामान उठाकर तुम यहाँ चली आई और रात के अंधेरे में इस तरह के कपड़े पहनकर भाई के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद भाई को अपने जाल में फंसाकर जायदाद हासिल करने का था, लेकिन जान लो कि मैं और मेरा बाप अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। भाई तो तुम्हारी असलियत पहले से ही जानते थे। मेरी आंखों पर से भी अब तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी उतर गई है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम इसी वक्त इस घर से और हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। यह कहकर पीयूष ने मुंह फेर लिया। दोबारा मुझ पर नज़र डालना भी गवारा नहीं किया था। मेरे जेठ जी भी खामोशी से सर झुकाए बिस्तर पर बैठे गए थे। उनके चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। अपने जवान भाई को तकलीफ में देखकर वह भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने भाई की आंखें ज़रूर खोल दी थी, लेकिन उनके भाई का दिल भी टूटा था। मैंने रोते हुए पीयूष से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन पीयूष ने मुझे माफ़ नहीं किया, बल्कि आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना थोड़ा सा सामान लिए अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई और आज भी अपनी माँ की दहलीज पर ही बैठी हूँ।
पीयूष के साथ बिताए हुए पल मुझे याद आते हैं और मुझे एहसास होता है कि वाकई पीयूष मुझे सच्ची मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत दुनिया में किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। मैंने उनके साथ कुछ ही महीने गुजारे थे और उनसे मुझे दुनिया का ऐशो आराम और महंगे तोहफे नहीं दिए थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का वो मान ज़रूर दिया था कि इज्जत से उनके साथ खड़ी हो सकती थी। तलाक के दूसरे दिन ही पीयूष ने मुझे 5 लाख रुपए भेज दिए थे कि अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में तनाव और उदासी के अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी आप सब बहनों से विनती है कि लालच में आकर कभी अपना घर बर्बाद ना करें। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ कीमती है तो वह एक इंसान है जो आपसे सच्ची मोहब्बत करे। आप लोग भी मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।